जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रभात पब्लिकेशन का। प्रभात पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो कि हम हर बार जो है अलग अलग प्रकाशन के, यानी कि बदल बदल के प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करते हैं। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। टेलीग्राम में उसका अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है, जरूर जाके वहाँ से ज्वाइन करें। और पिछले क्लास का भी वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जरूर जाके देखें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं करंट अफेयर, जो एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा डोज के रूप में उसके हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है सेट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं, देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो इसकी स्थापना जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू छाप है, याद रखना है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा जो 2023 में प्राप्त हुआ, हाल ही में प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी की। उसका चुनाव चिन्ह किताब छाप है। स्थापना 2013 में हुआ था। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा 2019 में मिला है। अब वही बात करते हैं बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। तो इसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं, कमल फूल छाप है। स्थापना 1980 में हुआ था। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा जो है 1980 से 84 के बीच में मिला था। बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की, यानी कि बीएसपी की। तो इसकी स्थापना 1984 में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा 2004 में मिला था। चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। आप सभी को पता ही है इसके बारे में। इसकी स्थापना 1885 में। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो 1968 में मिला था। अब बात करते हैं चुनाव चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, पंजा छाप दिया गया है। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुआ था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो 1968 में मिला था। चुनाव चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं किन पार्टियों का जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जो दर्जा समाप्त हो गया है, किन किन पार्टियों का। तो बात करते हैं, इससे पहले जो है था, ये सारी की सारी तीनों के तीनों जो था राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी था। जो इसे मिलाकर कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी पहले हुआ करता था। लेकिन जब से आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक का पार्टी का दर्जा मिला, तो ये 9 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो जाता। लेकिन क्या हुआ, ये 3 पार्टियों ने जो है यह दर्जा खो बैठा है हाल ही में 2023 में। बात करते हैं किसने किसने खोया, ये एग्जाम के पार्ट बनते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको याद रखने हैं आपको। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी छाप है, यहाँ पे देख सकते हैं। स्थापना 1999 में हुआ था। राष्ट्रीय पार्टी जो अब नहीं रही है 2023 में, हाल ही में जो है यानी कि हाल ही में इसकी दर्जा समाप्त हो चुकी है। अब वही बात कर लेते हैं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, जो ममता बनर्जी है, इसकी सरकार बंगाल में है। ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा खो चुका है, हाल ही में खोया है। इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। चुनाव चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं, घास और फूल पत्ती जो है, फूल की पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की हम बात करें, इसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया। थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे बिंदा है तो वो अलग हो जाता है, और बिंदा नहीं है तो ये अलग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीपीआई की, इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। उसके समय 1964 में हुआ था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो चुका है, हाल ही में खो बैठा है। 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और करंट अफेयर की हम बात करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी कि आपको हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, ये आपको नोट कर देना है। काफ़ी वीवीआई यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। बाघों की संख्या जो है ये जो है डबल हो चुकी है, यानी कि बढ़ गई है, 3,167 हो चुकी है। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के शुभ अवसर पर 50 वर्ष पूरे होने पर जो है बाघों की संख्या, यानी कि आंकड़े जारी किए गए हैं। 2014 में 2226 से बढ़कर 2022 में 3,167 हो गई, यानी कि 30% जो है बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ है। अब बात करते हैं पीएम मोदी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो है शुरुआत करेंगे, यानी शुरुआत कर चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। 52वां टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो रामगढ़ बिजधारी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। वह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 18 राज्यों में कुल 53 जो है
राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। 53वां राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में नया राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं टाइगर की संख्या में, देख सकते हैं कैसे वृद्धि हुआ है। तो 2006 में देख सकते हैं 1411 था, 2010 में 1706 था, 2014 में 2226 था और 2018 में 2967 था। इस तरह जो है इंक्रीज हुए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है टाइगर प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, ये आपको ध्यान रखने में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बातचीत ये भी खूब पूछे जाते हैं, वीवीआई कर सकते हैं, जितना स्टार लगा सकते हैं तो कम है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होता है। इसी का जो हाल ही में 50 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर जो बाघों की संख्या जारी किए गए। बाघों की संख्या पूछे प्रत्येक 4 साल में जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये भी ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइगर रिजर्व जो है 1 अप्रैल 1973 में शुरुआत हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से? जिम कॉर्बेट से ही बात करते हैं हुआ था। अब बात करते हैं भारत में 18 राज्यों में कुल 53 बाघ रिजर्व है। बाद में वन जीव संरक्षण अभियान अधिनियम 1972 में शुरू हुआ था, अनुसूची वन में इसका जिक्र मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें भारत में बाघ संरक्षित अभ्यारण्य यहाँ पे दिया गया, असम में यहाँ पे दिया, सब यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं बाघों के सर्वेक्षण में 2018 में आंकड़े जो जारी किया गया था राज्य भर में, देख सकते हैं इसकी संख्या दिया गया है। ये आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। कभी कभी ये पूछा जाता है बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? मानस, काजीरंगा, ओरंग, ये सारे के सारे असम में है। मध्य प्रदेश में सतपुरा, कान्हा, पन्ना, ये मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर महाराष्ट्र में। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ये भी आपको ध्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। केरल में पराम्बकुलम है। बांदीपुर कर्नाटक में। तमिलनाडु मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं आज की। तो सेट स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। जो हम जब प्रत्येक सेट में स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन लाइन ज़रूर देते हैं ताकि आपके मोटिवेशन को बढ़ा सके। तो बात कर लेते हैं, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही है, कामयाब आपको होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो आपके पीछे तभी आपके, यानी कि कह सकते हैं आपके पीछे लाइनें लग जाएंगे, यानी कि जहाँ आप चलना शुरू कर देंगे वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हुए हैं और जब तक आप कामयाब नहीं हुए हैं तो तब तक आपको अकेले ही, चाहे जितना भी कष्ट करना पड़े, अकेले ही करना पड़ेगा। कहा भी गया है, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख का तो सभी साथी होते हैं लेकिन दुख में नहीं होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने का प्रयास करेंगे और इजीली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे उसका डिस्कस देने के लिए। तो चलिए हम आज की सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बारियल का प्रमाण मिला है? तो किस स्थल से मिला है? तो बात कर लेते हैं, यह जो लोथल से मिला है। लोथल से हम बात करते हैं क्या क्या मिले हैं। 3 युगल समाधान मिले हैं, यानी कि समाधियाँ जिसको कहते हैं। बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं, धान का साक्ष्य मिले हैं, बाजरे का साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ भी मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कि लोथल का जो है, लोथल अगर पूछे किस नदी के किनारे बसा है लोथल, तो लोथल की बात करती है भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अब बात करते हैं लोथल का जो खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लोथल कहाँ पे? गुजरात में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं लोथल तो हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। और धौलावीरा से क्या मिला था? जल का प्रमाण जो है धौलावीरा से मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 14वीं सदी ईस्वी में पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी की हम बात करते हैं, पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बात करते हैं बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बोगज कोई अभिलेख से, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो बात करते हैं जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे?
तो निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः हम बात करते हैं किससे संबंधित थे, तो बात कर लेते हैं यह वाराणसी से संबंधित है। हम बात करते हैं जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। महावीर से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अशोक के लिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है किसमें, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसमें, द्वितीय मुख्य शिलालेख में अशोक के जो है अभिलेखों में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिला है। अब बात कर लेते हैं अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और सती पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपानी यानी कि जिसे श्रीलंका कहा जाता था, ताम्रपानी श्रीलंका को ही कहा जाता था, की सूचना मिलती है। इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होने वाला है, तो राइट आंसर की बात करें तो महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है पाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था, ये भी पूछा जाता है, नर्मदा नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी तट पे जो पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने शासकों में सर्वाधिक योग शक्तिशाली था पुलकेशिन द्वितीय। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है 642 ईस्वी तक जो है 642 ईस्वी तक शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। हून शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया था, तो बात करते हैं यशोधर्मन ने पराजित किया था। किसने, यशोधर्मन ने। कब किया गया था, 532 ईस्वी में के आसपास जो है मालवा शासक यशोधर्मन ने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो राजेंद्र ने किया था, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो कौन अफगान मूल के थे, तो बात कर लेते हैं कौन सा था, तो लोदी जो था अफगान मूल का था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बहमनी राज स्थापित हुआ था। बहमनी राज की हम बात करें तो कब स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित हुआ था 14वीं सदी ईस्वी में जो है बहमनी राज की स्थापना किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जफर खां यानी कि हसन गंगू जिसे कहा जाता है नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में जो शासन यानी कि गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव भी इसी समय रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। 1347 यानी कि 14वीं सदी ईस्वी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो हम बात करते हैं किसने करवाया था, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया था। शेर शाह सूरी की हम बात करते हैं जीटी रोड का निर्माण भी इसी ने करवाया था, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। औपचारिक राज्याभिषेक की बात करें तो कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ यानी कि राजगढ़ दिया गया है, ये रायगढ़ में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भारतीय राज्यों का अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया था, तो यह किसने किया था, तो बात करते हैं सहायक संधि
लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यूँ पूछे तो ये घुमा दिया है, सहायक संधि का जो शुरुआत किसने किया था या प्रणेता किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। तो लड़े गए युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, तो बात करते हैं बक्सर की लड़ाई जो था कब हुआ था, 1764 में हुआ था। यह निर्णायक लड़ाई हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी की युद्ध की हम बात करते कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। तो निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते कौन थे, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। शिव प्रसाद गुप्ता यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो यह किसने क्या आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को। कब किया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। भारत का पहला सत्याग्रह जो है यहीं से स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। काफ़ी फेमस है ये याद रखने, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो बात करते हैं यह जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से, कोलकाता से। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक की हम बात करें तो ये कौन था, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी के गोखले। आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में जो है किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो किस कानून ने किया था, तो यह जो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट यानी कि 1853 ईस्वी के अनुसार पहली बार भारत में जो एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें कि विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे पहले, और इसका कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभापति विधान परिषद के सदस्य होते थे। ये अब उस समय का अलग रूल ही था। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन से, दादा भाई नौरोजी, आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एसी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एससी बोस ने कब की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना सुभाष चंद्र बोस की हम बात करते हैं 1939 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार के गठन की हम बात करते हैं, ये कब हुआ था, सितंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1946 में। 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली बार अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। सरकार में प्रधानमंत्री पद नहीं था, बल्कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उपाध्यक्ष कहा जाता था, और यह अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड लुई बेटन था इसका अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो किसने स्वशासन देने को भारत पर बल दिया 1904 ईस्वी से लगातार, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1906 में जो है पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारत का सर्वाधिक आबादी
उपाला द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की हम बात करते तो कौन सा है? सालसेट द्वीप जो है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। 2011 के जनगणना के अनुसार हम बात कर लेते हैं, माजुली द्वीप यानी कि सालसेट द्वीप जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, यहाँ पे देख सकते हैं भारत का कुछ इस प्रकार जो है मैप है, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो है भारत का इस प्रकार मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हुआ बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है, ये है बांग्लादेश अपना पोता। तो ये अपना भारत है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन राज्य जो है इसे सीमा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे पहला असम हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है और इधर बंगाल हो जाता है। तो 4 हो गया। तो अब बात करते हैं इनमें से कौन नहीं बनाता है, तो बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड तो यहाँ पे हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ नागालैंड हो जाता है। नागालैंड तो कोई भी हालत में सीमा नहीं बनाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 7200 किलोमीटर जो है ये लंबा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यह मिलती है कहाँ पे? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो किस देश में? तो यह ऐसा जो है भूटान में जो ऐसा प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 70% जो है वन बनाए रखने का प्रावधान किस देश में? भूटान में। बहुत अच्छा देश है ये, वन के प्रति यानी कि बहुत ही ध्यान देते हैं ताकि प्रदूषण ना बढ़े। इस प्रकार जो है इसी प्रकार जो है करना चाहिए, क्योंकि वन क्षेत्रफल के हिसाब से। अब बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम होती है किसमें? तो केरल में होती है। कहाँ पे? केरल में। सबसे पहले मानसून जो है केरल में ही प्रारंभ आते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित नेक्स्ट की, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन जो है 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो यानी कि कोयला उत्पादन में जो सही अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना है, तो कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर पर झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते चौथा क्या है? महाराष्ट्र है। तो उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद इस प्रकार जो है दिया गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है नहीं पाए गए हैं? बात करते हैं गंगा डेल्टा में जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं था? तो बात उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बात कर लेते हैं इसका सोनोरोन मरुस्थल की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल सही है। तकलामकान चीन में, काराकुम की बात करते तुर्कमेनिस्तान में है। अब गिब्सन मरुस्थल की बात करते हैं ब्राज़ील दिया गया है। गिब्सन मरुस्थल ये गलत है, राइट आंसर डी हो जाएगा। गिब्सन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? यानी कि सभी प्रकार के जो है जलवायु कटिबंध जो है पाए जाते हैं
किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं सभी प्रकार के जलवायु। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, 30% जो है क्षेत्रफल पर विस्तृत महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जनसंख्या यानी कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको देखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्योंग है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, यांगटी सिक्योंग है, ये आपको ध्यान है, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन की यांगटी सिक्योंग नदी है। ठीक है, चीन में बात, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं ये यांगटी सिक्योंग जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है, नील है, और दूसरी क्या है, दूसरी अमेजन है, अमेजन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है दर्ज यानी कि दर्ज की गई है, तो किसमें दर्ज की गई है, तो बात कर लेते हैं बिहार में दर्ज की गई। कहाँ पे, बिहार। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो केरल है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की हम बात करें तो बिहार है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई है, तो बिहार में। ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। ऐसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में, सर्वाधिक कम साक्षरता दर बिहार में है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की प्रतिशत कितनी है। तो 20 वर्ष उससे अधिक आयु वाले लोगों की प्रतिशत की बात करें तो कितनी है, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो कितनी है, 59.29% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना 2011 के जनगणना के अनुसार। अब बात करते हैं निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो किसमें किया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहाँ से रहा था, 1974 से बात करते तो 79 में, 1974 से कितना, 79 तक ही रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन और बन जाता है, एक वर्ष पहले समाप्त हुआ था कौन सा पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, जो एक वर्ष पहले समाप्त किया गया था। अब तक में 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई है। अभी पंचवर्षीय योजना का स्थान पर जो है नीति आयोग लाया गया है, ये आपको ध्यान रखने। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से एक रबी फसल है, तो रबी फसल इनमें से कौन सा है, तो बात करते हैं सरसों, गेहूँ, ये सारे के सारे जो रबी फसल होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। रबी फसल जैसे कि कौन कौन से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये सारे से रबी फसल है। खरीफ फसल अरहर, मक्का, धान, गन्ना, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यात हो गया है। प्रतिस्थापित करते हुए भारत जो सबसे बड़ा चावल का निर्यातक हो गया है, तो कौन हो गया है, तो बात करते हैं थाईलैंड हो गया है। कौन, थाईलैंड। अब बात करते हैं विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है। फल के उत्पादन में विश्व में बात करते हैं भारत का क्या स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा। अब बात करते हैं पहला स्थान कौन सा है, पहला स्थान धोखेबाज चीन का है, जो हमारा पड़ोसी है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा भारत का है, ये आपको देखना है। अब बात करते हैं ब्राज़ील का स्थान कौन सा है, तीसरा है। अमेरिका चौथा है, और बात करते हैं इटली पाँचवा स्थान पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो बात करते हैं तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुनहरी की बात करते हैं उद्यान से संबंधित है, सुनहरी क्रांति बिल्कुल सही, श्वेत क्रांति दूध से बिल्कुल सही है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से, कुक्कुट से नहीं, मत्स्य से है, ये आपको ध्यान रखना है, मत्स्य उत्पादन। हरित क्रांति कृषि, हरित क्रांति की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, गेहूं उत्पादन से, यानी कि कृषि से है।
राइट आंसर सब सही के सही हो जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। अब बात करते हैं निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया है। तो सर्वाधिक आयात किया गया है किसमें, किसे किया गया है, तो मसूर का किया गया है। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया, मसूर का, मसूर दाल का, ये आपको ध्यान रखना है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा हम बात करते हैं किसकी, एक प्रजाति है। तो यह प्रजाति है गेहूं की, किसकी, गेहूं की, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। व्यापार संतुलन में हम बात करते हैं कौन सम्मिलित होता है, तो बात करते हैं माल, क्या होता है, माल, कोई माल जिसे सामान कहते हैं वो जो है ये सम्मिलित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह अवस्थित है, यह अवस्थित कहाँ पर है, तो यह कहाँ पे लोकेटेड है, तो बात करते हैं झांग में लोकेटेड, कहाँ पे, झांग में। झांग कहाँ पे पड़ता है, यह हम बात करते हैं पंजाब के झांग शहर में है, यानी कि पंजाब में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, येलो वैन मोजेक गंभीर बीमारी है, येलो वैन मोजेक गंभीर बीमारी किसकी है, तो यह बीमारी बात करते हैं भिंडी की है, किसकी, भिंडी की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है अम्रपाली को, किसको, अम्रपाली आम को विकसित की गई है। अब बात करते हैं निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो बोड़ा में, बोड़ा यानी कि लोबिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, तो गोल्डन चावल की हम बात करते हैं, ये प्रचुर स्रोत किसका है, विटामिन ए का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन सी की बात करते हैं मिर्च में पाया जाता है, किसमें, मिर्च में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है, तो कच्छ की बात करते हो कहाँ पर संरक्षित है, इसका राइट आंसर की बात करते हो गोवा में है, कहाँ पे, गोवा में जो है, जो सर्वाधिक संरक्षित है वनस्पति, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, तो यह बात करते हैं कहाँ पे अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और बात करते हैं इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था, 1980 में किया गया था, कब, 1980 में। अब बात करते हैं निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा उपग्रह के है, तो ग्रह युग्मों में से कौन सा उपग्रह के है, बात कर लेते हैं, यानी कि उपग्रह नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया निम्नलिखित युग्मों में से किसे जो है एक भी ग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र को जो है एक भी उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो सूची एक सूची दो से मिलान करने हैं, तो सूची एक को सूची दो से मिलान करने हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक शहरी राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक शहरी राज्य की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, ये आपको मिलान कर लेना है, मिलान कर लीजिए। तमिलनाडु जो सर्वाधिक शहरी राज्य है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य की बात करें तो अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, दिल्ली हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, कौन, 17 वर्ग प्रति किलोमीटर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक बात करते हैं बिहार का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी का है 17 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, अगर न्याय की हम बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है,
ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है? तो कौन अर्हत नहीं है? तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ये उपरांत तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कौन से? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ये आपको ध्यान रखना है। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि का विषय के बारे में जानकारी दिया गया है। 20 में बात करें तो ये अपराध यानी कि दोष सिद्ध करने, अपराध को दोष सिद्ध करने के संबंध में जो है संरक्षण मिलता है। और 21 में बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। और 22 में बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध का संरक्षण भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय विलित है, अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बात करते हैं क्या कहना चाहिए, तो केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। तो बात करते हैं संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो बात करते हैं यह जो है कौन सही नहीं होना चाहिए, तो यह सही नहीं है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो यह कौन सही नहीं है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? तो वह अधिकार प्राप्त है कि वह जो है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर दोनों पर साइड जो बराबर मतदान है तो अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष महोदय जो है दो में से किसी को जो है अधिक वोट यानी कि वोट दे देता है, अधिक हो जाता है, वही जीत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन और याद आ गया, तो यहाँ पे पूछा जाता है अधिक वोटों के अंतराल पर जीतने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यूके से लिया गया, यानी कि यूके ब्रिटेन से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति करने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए, तो चलिए हम बात करते हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं रिक्तियाँ होने पर तिथि 6 माह के भीतर होना चाहिए, तो नहीं होगा। रिक्तियों की तिथि से 1 वर्ष के बाद, तो राइट आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल हम बात करें तो यह होता है 1 वर्ष के लिए। अब बात करते हैं जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भेद होंगे, तो क्या हो जाएंगे? तो इसके भेद। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, तो ये आपको चुनने हैं इसमें। तो चलिए क्या दिया गया है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इसका चलिए हम बात कर लेते हैं, राइट आंसर पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो अंतिम सत्ता कौन सा है? तो बात कर लेते हैं, यह जो है राज्यपाल है। कौन? राज्यपाल होते हैं। राज्य स्तर पे राज्यपाल होता है और सेंट्रल पे प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय
विकास परिषद कब गठित किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो भारत में गठित किया गया था कब? 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को। अब बात कर लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? तो सर्वप्रथम बात करते हैं घटित कौन सी हुई थी? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन जो है सर्वप्रथम गठित हुई थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोटीन को विकृत की हम बात करें तो नहीं करता है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन? अवरक्त किरण। अब बात करते हैं ब्लैक होल संबंधित प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी। ब्लैक होल संबंधित प्रथम सूचना की बात करें तो एस चंद्रशेखर द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है किसका? तो पायरोमीटर का किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? नवीन सापेक्षता सिद्धांत की बात करूँ किसने प्रतिपादित किया था? जेबी नालिकर के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा मिश्र धातु तांबे और क्या है? कौन सा मिश्र धातु है तांबे और डैश है? तो तांबे और डैश की बात करें कौन सा मिश्र धातु है? तो ये टीन है। क्या है? टीन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में बात करें तो सोना पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कौन सा? सोना। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की गैसोहोल एक मिश्रण है। तो गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और एथनॉल का गैसोलीन एवं एथेनॉल का मिश्रण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की मेथेन उपस्थित है वायुमंडल में। तो मेथेन उपस्थित है वायुमंडल में किस में? तो बात कर लेते हैं किस में उपस्थित है? तो इसका जो है बी सी दोनों हो जाएगा। बृहस्पति में भी और मंगल में भी उपस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। बृहस्पति वायुमंडल विश्वमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है पाया जाता है। राइट आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो पायरिन के बजाय अग्निशमन ये ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में ये भी सही है। फ्लोरीन जो ऑटोमेटिक अब पता चलता है। तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। किसमें? निकिल का। अब बात करते हैं कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो उसमें जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है। अब बात करते हैं साइटोट्रोन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जा सकता है। साइटोट्रोन ऐसा संयंत्र है जिससे क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो बात करते हैं कृत्रिम मौसम जो है उत्पन्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है। तो आविष्कृत हुआ है कि नहीं हुआ? तो बात करते हैं किससे? हेनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? आरडीएक्स की जो आविष्कारक जो है हेनिंग द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कौन जो है एक जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस से एक जीवाश्म ईंधन है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित तत्वों में से जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। तो ऐसा कौन सा जो है तत्व है जो वायु तथा अंधेरे में रखा जाते हैं तो स्वतः दीप्त हो जाता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो श्वेत फास्फोरस जो है स्वतः जो है दीप्त हो जाएगा, जलने लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब फास्फोरस क्या प्रकार का? 5 प्रकार के फास्फोरस होता है। ये भी ध्यान रखना है। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी लाल फास्फोरस, काला लाल फास्फोरस और बैंगनी लाल फास्फोरस इसका एक प्रकार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की
अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम का मुख्य अवयव की बात करें तो मॉर्फिन है। मॉर्फिन यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। तो नौकनी संलक्षण की बात करें तो यह उत्पन्न किससे होता है? तो बात करते हैं फ्लोराइड के प्रदूषण से। किससे? फ्लोराइड के प्रदूषण से। अब बात करते हैं लिपिड का पाचन किस में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो लिपिड का पाचन जो इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 लाइपेज और 1 पीतम। तो इनकी उपस्थिति के कारण जो है ये जो है नहीं पाचन जो है पाचन भित्त में से कुछ की उपस्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है। श्वसन में ऊर्जा जो उत्पादित होता है तो कैसा उत्पादित होता है? बात कर लेते हैं एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में। अब बात करते हैं विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है? विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो कोबाल्ट मौजूद होता है। विटामिन B12 को साइनो कोबालामिन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा की हम बात करें तो यह होती है कैसी? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा होती है। हरित खेती घित में सन्निहित है। तो हरित खेती की बात करें तो घित में सन्निहित है किसमें? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें तो यह कब प्रारंभ किया गया? 2005 में 5-6 में जो है प्रारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के संगणक यानी कि कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो तीसरी पीढ़ी ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? तो बात करते हैं समेकित परिपथ का प्रयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज पुस्तक की हम बात करें तो उसका नाम क्या था? तो बात करते हैं इंडिका था। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो किस शासक का जो है संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो बात करते हैं जलाल खां का। किसका? जलाल खां का। अब बात करते हैं बिहार के क्षेत्र 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था बिहार क्षेत्र में? तो किसने यह जो है विरोध आरंभ किया था? तो ऊपरी में से सभी की हम बात करें तो राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर खान ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी के सभी ने जो है इसका विरोध किया था। अब बात करते हैं बिहार में शहरी स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो अंतिम बार हम बात करते हैं कब हुए थे? तो बात करते हैं 2007 मई 2007 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की आज की, तो गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी की हम बात करते हैं बिहार में हम बात करें तो गंगा नदी बात करते हैं कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछे तो गंगा नदी किस राज्य से होकर जिला से प्रवेश करती है? तो बक्सर से होकर प्रवेश करती है। और बिहार में जो गंगा नदी के किनारे सबसे बसा शहर पटना है। ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कोसी है। सर्वाधिक माध्यम मानी कि मार्ग बदलने वाला नदी कोसी है। ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की हम बात कर लेते हैं तो इतना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें।